ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन के लिए। एंड द लास्ट लेक्चर नंबर 11 आई हैव टोल्ड यू इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में बताया दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू कैपिटल एलोकेशन लाइन। लेक्चर नंबर 10 में मैंने हिंदी में बताया कैपिटल एलोकेशन लाइन। बेटे अब मैं हिंदी इंग्लिश अलग अलग आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ विद द सेम एग्जांपल, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, आपको ज्यादा समझ आए, ज्यादा बातें पता चले। आई थिंक वी आर कवरिंग विद दीज टू लर्निंग आउटकम्स। आज का ये जो लेक्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का और नेक्स्ट ये एक दो लेक्चर्स रह गए कंसेप्चुअली, उसके बाद वी विल बी डूइंग विद द क्वेश्चंस। आप एक बार चेक करें जी, मैंने पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न में आज आपके सामने ये वाला लर्निंग आउटकम हमने स्टार्ट कर दिया था। दैट इज वी आर डूइंग, हम जो कर रहे हैं समय उसकी बात है, वो है दैट इज एक्सप्लेन द optimum selection of optimum portfolio। बेटे इसको कर रहे हैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को। ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि मेरा अच्छा, मेरे लिए इन्वेस्टर के लिए उसके रिस्क अवर्ज के पॉइंट से, उसके बिहेवियर के पॉइंट से, उसकी रिस्क कैपेबिलिटी के पॉइंट से, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर दैट इन्वेस्टर। एंड नेक्स्ट इज ये लर्निंग आउटकम के साथ साथ बेटे मैंने कहा था जी मैं पार्ट 2 का भी पहला लर्निंग आउटकम कवर कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट लर्निंग आउटकम है रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 में जो चैप्टर अभी हमने करना है, दैट इज डिस्क्राइब द implications of combining a risk-free asset with risky assets। आई थिंक लास्ट लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको यही बातें बताने की कोशिश की कि कैपिटल एलोकेशन लाइन कैसे वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है जैसे हम रिस्क फ्री एसेट को डालते हैं, कैसे वो लीनियर इक्वेशन का कन्वर्ट फॉर्म ले लेती है when I introduce risk free asset। and for a normal investor, for a common man, for a risk averse people, for a risk whether he's a low risk averse or high risk averse, उसके लिए रिस्क फ्री एसेट्स में डालना इंपॉर्टेंट है। वो डालेगा, करेगा 101%। और जैसे ही वो रिस्क फ्री एसेट में डालेगा बेटे, वैसे ही वो नॉन लीनियर इक्वेशन, वो स्क्वायर रूट, वो होल स्क्वायर कट के लीनियर में बन जाएगा। और फिर हम डायरेक्टली बेटे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली वहां पर आ सकते हैं कि भाई उसके कैपिटल एलोकेशन लाइन में हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज दिस। आइए एक बार मैं जस्ट आपको वो वाला कंसेप्ट दोबारा से दिखा दूं। मैं भूपेश आनंद आई वांट टू जस्ट शो यू अ सिंपल कंसेप्ट दैट व्हेनेवर अ न्यू एसेट मैं यहाँ पर आपके लिए एक दोबारा से एक एक्सिस प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेट इट बी एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी वाई एक्सिस, लेट दिस बी एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी वाई एक्सिस। बेटे एक्स एक्सिस में हम रिस्क लेंगे और वाई एक्सिस में हम रिटर्न लेते हैं। आपको ये पता ही है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब बात ये आती है कि एक नॉर्मल रिस्क अवर्स इन्वेस्टर यहां से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। बेटे इसको बोलते हैं रिस्क जीरो। यहां पे रिस्क जीरो है एंड दिस एसेट इज रिस्क फ्री। बेटे हैरी मार्क्यूस ने यही बात बताई थी दैट फॉर ऑल रिस्क फ्री एसेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी जीरो। तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो लिया, रिस्क फ्री लिया। यहां से वो अब अपना कारवां स्टार्ट करेगा। वो यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से नाउ इट डिपेंड्स कि वो लो रिस्क अवर्स है, हाई रिस्क अवर्स है। अगर वो हाई रिस्क अवर्स होगा तो उतने यूनिट्स ऑफ रिस्क के लिए उसका एक्सपेक्टेशन रिटर्न का ज्यादा होगा, है ना। अगर वो लेस रिस्क अवर्स होगा तो उस केस में फिर यहां पर जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कैपिटल एलोकेशन लाइन, मैंने कहा जी कैपिटल एलोकेशन लाइन और कुछ भी नहीं, कैपिटल एलोकेशन लाइन और कुछ भी नहीं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिटर्न फ्री, रिस्क फ्री एसेट्स एंड रिस्की एसेट्स। अगर वो 100% पैसे अपने रिस्क फ्री में डाल देता है तो अच्छा ये बात समझ आ गई, दिस इज कैपिटल एलोकेशन लाइन। Now white is straight, it is converted into linear equation। पहले मैंने बताया कि अगर वो खाली 100% रिस्की एसेट में डालता है तो उसका रिस्क कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह करके, दैट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। एंड व्हेन ही इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री एसेट, क्योंकि रिस्क फ्री एसेट का स्टैंडर्ड कोरिलेशन जीरो होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो, कोरिलेशन इज जीरो, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन। तो मैंने लीनियर इक्वेशन ड्रॉ की कैपिटल एलोकेशन लाइन की। अब कैपिटल एलोकेशन लाइन के साथ साथ हम एक दो बातें और सीखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। बेटे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालने के लिए मुझे 5 चीजों की जरूरत थी। आपने देखा होगा, पहली बात
We have already discussed minimum variance portfolio, minimum variance frontier. We have discussed global minimum variance portfolio. We have discussed efficient frontier. We have discussed capital allocation line. बस पांचवी बात अगर मैंने आपको बता दी तो मैं इन पांचों को इंटीग्रेट कर दूंगा और उसके बाद आप इजीली ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज नेम्ड एज इंडिफरेंस कर्व. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कंसेप्ट नंबर 7 लेकर आ रहा हूं बेटे. बड़ा प्यारा सा आज के इस लेक्चर की अट्रैक्शन ही यही है. आज के इस लेक्चर की अट्रैक्शन ही यही है कि बेटा इनडिफरेंस कर्व होता क्या है. मैं कहता हूं कर्व को छोड़ दीजिए. मैं कहता हूं जी कर्व को छोड़िए. आप मुझे इतना बता दीजिए, आप मुझे इतना बताइए कि जस्ट बाय वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस. क्योंकि मैं इन पांचों को अब इंटीग्रेट करूंगा, आज ही के लेक्चर में इंटीग्रेट करूंगा. आज ये हिंदी का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश का रिपीट करूंगा विद द सेम लॉजिक, विद द सेम कंसेप्ट, विद द सेम एग्जांपल्स, सो दैट आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों भी देख रहे हैं तो आपको ज्यादा इंटीग्रेशन हो, आपके कंसेप्ट ज्यादा इंटीग्रेटेड हो. तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस. बिकॉज कंसेप्ट नंबर 7 इज इनडिफरेंस कर्व. देयर आर 8 कंसेप्ट. लास्ट में मुझे इंटीग्रेशन करनी है. तो इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है. जैसे मैं कहता हूं सीएफए यूएसए एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो आप मतलब आप ऐसा समझ लीजिए चलिए टी और कॉफी जस्ट टेल मी आप टी लें या कॉफी लें, है ना. आपके लिए कोई ज्यादा मैटर नहीं करता. टी भी अच्छी लगती है, कॉफी भी अच्छी लगती है. बाय चांस आपने टी मांगी नहीं थी तो कॉफी पी ली, सो यू आर इनडिफरेंट. मतलब आपके लिए कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता कि ये मिले या वो मिले. जैसे मेट्रो में जाते हैं हमारी दिल्ली में, तो मेट्रो में आपको यू आर अ फीमेल तो फीमेल बोगी में आपको सीट मिले या नॉर्मल बोगी में सीट मिले, सीट तो मिल गई. यू आर इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब होता है कि आप जितनी चीनी डाल रहे हैं उतना मीठा मिल रहा है आपको. जितना एज ए इन्वेस्टर जितना रिस्क डाल रहे हैं उतना रिटर्न मिल रहा है. जैसे 5% रिस्क इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें रिटर्न मिल रहा है 10% का. बेटा नाउ इन्वेस्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वी हैव ऑलरेडी सीन, बट वी आर मेनली कंसर्न्ड विद रैशनल इन्वेस्टर्स, द रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स. और रिस्क अवर्स दो तरह के होते हैं बेटे, लो रिस्क अवर्स और हाई रिस्क अवर्स. ये बात आपको मालूम ही है. तो मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, उसने 5% का रिस्क लिया और उसको 10% का रिटर्न मिला, वो खुश है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छी है, उसकी यूटिलिटी अच्छी है. बेटे आज हम जो कर रहे हैं ना वो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं. आपने सीएफए यूएसए लेवल 1 में इकोनॉमिक्स अगर नहीं किया तो आज समझ लीजिए. इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है यूटिलिटी कर्व, यूटिलिटी इक्वेशन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको अंदर से तसल्ली कितनी होती है. जैसे मैं बात करता हूं, मैं लेक्चर लेता हूं, मान लेते हैं एक लेक्चर अगर मेरे हिसाब से 100% मैंने डिलीवर नहीं किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती. बट हाँ, अगर मैंने अपने हिसाब से जो भी गूगल दिखाना है, जो गाने दिखाने हैं, जो ड्रामा करना है, सब कर दिया, तो बेटे मुझे एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग मिलती है. लेक्चर सेल हो या ना हो एक अलग एस्पेक्ट है यार, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक अलग है. जैसे आप नींबू पानी पीते हैं, गर्मी में आ रहे हैं, गर्मी में आए, आपने घर में अपना दरवाजा नॉक किया, आपकी मम्मी ने थोड़ी देर लेट हो गई खोलने में, आपने कहा मम्मी गर्मी है, मम्मी गर्मी है, मम्मी प्यास लगी, आप सीधा भागते हो गए रेफ्रिजरेटर के पास, आपने ठंडा गिलास पानी का निकाला और उसमें लेमन स्क्वीज किया. आप जब पहली बार उसको पीते हैं तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो यूटिलिटी है बेटे, उसी को बोलते हैं सेटिस्फेक्शन. इट मीन्स इनडिफरेंस का मतलब है कि जब आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है. जैसे 5% रिस्क में, मैं भी बताऊंगा, मैं भूपेश आनंद आज आपसे अपनों से अपनी जैसी बातें करने वाला हूं और मैं आज आपको ये कहता हूं कि इनडिफरेंस का मतलब मैंने अभी अभी बताया. आपको चाय मिले या कॉफी मिले, आपको इस बोगी में सीट मिले या उस बोगी में मिले, आप इनडिफरेंट हैं. जैसे आपके लिए मैं ये कहता हूं जी, आप ये चेक करिए ना, रिस्क 5% का है तो रिटर्न 10% का है, अज्यूम कर रहे हैं. एंड इफ रिस्क इज 6% देन रिटर्न इज 12%. अगर रिस्क 7% है तो रिटर्न 14% है. अगर रिस्क 8% है तो रिटर्न 16% है. इट मीन्स ही इज गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थ्रू आउट दिस. अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रिपेयर करूं, इस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, लेवल ऑफ यूटिलिटी को, लेवल ऑफ इनडिफरेंस को अगर मैं ग्राफिकली प्रिपेयर करूं और यहां पर ले लूं मैं रिस्क और यहां ले लूं मैं रिटर्न, जैसा आपको पता ही है 5% में इसको 10% का रिटर्न मिल रहा है. 5 में 10, 6 में 12, 6 में 12, मान लेते हैं 7 में 6 में 12, 7 में 14 और 8 में 16. अगर आप इन सभी डॉट्स को बेटे ये सभी डॉट्स को जब आप कनेक्ट कर देंगे
तो मैं कहूंगा ये एक्चुअली में एक कर्व की शेप लेगा। मैंने चांस की बात वो ऐसे प्रिपेयर कर दिया क्योंकि इतने रिस्क में इतना रिटर्न वो खुश है, इतने रिस्क में इतना रिटर्न वो भी खुश है, इतने रिटर्न में यहां भी खुश। इट मीन्स इफ आई connect all these level of satisfaction for an investor, I will say it will form a curve, it will form a curve। बेटे ये कर्व आएगा, ये कर्व आएगा मेरे बेटे, ये कर्व आएगा। इस कर्व का नाम है इंडिफरेंस कर्व। इट मींस कोई भी इन्वेस्टर उस इंडिफरेंस कर्व में वो यहां पे रहे, मतलब वो किसी भी पॉइंट पे रहे, वो यहां रहे, यहां पे रहे, यहां रहे और इधर रहे, इट डिपेंड्स। अब वो लेस रिस्क अवर्स है तो वो यहां पर लेस रिस्क में काम करेगा, हाई रिस्क अवर्स है तो यहां पे करेगा, बट उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा क्योंकि जितनी चीनी डाली जा रही है उतना ही मीठा उसको मिल रहा है। तो उस कर्व को बोलते हैं लेवल ऑफ। उस कर्व का नाम है इंडिफरेंस कर्व। आप चेक करिए बेटे, बड़ी मेहनत की है, स्क्वेजर, करिकुलम, अपने नोट सब मिक्स करके आपके लिए प्रिपेयर। नाउ द इन्वेस्टर विल बी इनडिफरेंट, नाउ दैट इन्वेस्टर विल बी इनडिफरेंट। अब ये इन्वेस्टर इनडिफरेंट होगा बिकॉज ही इज गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप चेक करिए ना, ड्रॉ कीजिए ना बेटे। बेटे इंडिफरेंस कर्व को बनाना कंपलसरी है। अभी मैं आपको बड़ा सारा इंडिफरेंस कर्व्स बनाऊंगा क्योंकि ये लास्ट कंसेप्ट है ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को निकालने का। ऐसा समझ लीजिए लास्ट टेक्निकल क्लास है पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 की, बिकॉज मैं तो पार्ट 2 के पहले लर्निंग आउटकम में भी आ गया है ना। तो आप इंडिफरेंस कर्व यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि मिस्टर इन्वेस्टर विल बी हैप्पी हेयर आल्सो, ही विल हैप्पी हेयर आल्सो, ही विल हैप्पी हेयर आल्सो, ही विल हैप्पी हेयर आल्सो। ना इट डिपेंड्स कि अगर वो लेस रिस्क अवर्स है तो नीचे हैप्पी ज्यादा, नीचे वाले पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, हैप्पी तो सभी में होगा। same level of happiness will be there, same level of happiness, same level of satisfaction, same level of utility he will be deriving from this investment। इसीलिए इसका नाम डाला गया इंडिफरेंस कर्व। आप बनाएंगे तो अच्छा बेटे, आगे आपकी मर्जी है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आप चेक करिए ना, अगर वो लेस रिस्क अवर्स है तो मैंने नीचे से ड्रॉ किया। आप देखिए यहां पर इतने रिस्क में इतना रिटर्न, बट अगर इतने रिस्क में उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब वो हाई रिस्क अवर्स है। इट मींस आई कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स। आई नो दैट कि अगर वो इन्वेस्टर ज्यादा हाई रिस्क अवर्स है तो उसका जो ग्राफ है वो ज्यादा स्टीपर होगा। आप देखिए ये ज्यादा स्टीपर है, ये वाला कर्व ज्यादा स्टीपर है और ये वाला कर्व थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर है। इट मींस इट डिपेंड्स अपॉन हिज नेचर। अगर उसका नेचर कुछ इस तरह का है कि भाई वो लो रिस्क अवर्स है तो उस कर्व को हम फ्लैटर बोलेंगे। अगर वो हाई रिस्क अवर्स है तो उसका इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा स्टीपर होगा। तो आई कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। आई थिंक यहां तक बात समझ आ रही है। हेंस डिमांड फॉर रिटर्न इज इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। अगर वो स्टीपर होगा तो 5 में 10, 6 में 12, 7 में 14, 8 में 16, ये तो नॉर्मल सी बात है यार, लेस लो रिस्क अवर्स है। अगर मैं इनको प्लॉट कर दूं, जैसे मैंने कहा इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर कि वो उसका इंडिफरेंस कर्व स्टीपर होगा या फ्लैटर होगा। मैंने अज्यूम किया कि मैंने 3 कर्व्स आपके लिए प्रिपेयर किए। अब अभी तक आपको ये समझ आ चुका है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी और इंडिफरेंस कर्व आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बातें करता है। मैं भूपेश आनंद अभी आपसे चाहता हूं कि आपका ध्यान खाली इंडिफरेंस कर्व 3 में हो। अभी 1 और 2 छोड़ दीजिए। इंडिफरेंस कर्व 3 ज्यादा फ्लैटर है एज कंपेयर टू इंडिफरेंस कर्व 1। अभी 1 और 2 छोड़ देते हैं, खाली आपका ध्यान खाली इंडिफरेंस कर्व 3 में होना चाहिए। अभी मैं गूगल बाबा लेके जाऊंगा, अभी मैं आपको गाना भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपका ध्यान इंडिफरेंस कर्व 3 में होना चाहिए। मैंने कहा एक एक्स इन्वेस्टर है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इस पूरे कर्व में सेम है। अगर वो कुछ लेस रिस्क अवर्स होगा तो वो ए पोर्टफोलियो को डिसाइड कर लेगा। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्क अवर्स होगा तो वो सी को सिलेक्ट कर लेगा। बट हियर हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम थ्रू आउट दिस कर्व, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इंडिफरेंस कर्व। तो आप आराम से देखें इंडिफरेंस कर्व 3 में ए बी सी 3 पोर्टफोलियोज हैं।
तीनों पोर्टफोलियोज में उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। अब वो ए करेगा या सी करेगा या बी करेगा, वो उसके लेस और हाई रिवर्स पे करता है। मैं अज्यूम करता हूं ए बी सी में से उसने ए पोर्टफोलियो को सिलेक्ट किया इफ ही इज अ लेस रिस्क अवर्स। आई थिंक यहां तक बात समझ आ रही है। अब आप इंडिफरेंस कर्व 2 में आ जाइए। अगर आप देखें इंडिफरेंस कर्व 3 और 2 में 2 थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू इंडिफरेंस कर्व 1 और 3, because it means if the investors are more risk averse, so आप ये बताइए whether he will go for portfolio D or whether he will go for portfolio E। आप logically बताइए, he is getting the same level of satisfaction। तो D और E में D लेगा। अगर आप इंडिफरेंस का 1 में आ जाएं तो ये और स्टीपर है, ये और ज्यादा स्टीपर है। इट मींस ये बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स, हाई रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं। आप लॉजिकली बताइए एफ या जी में से वो कौन सा वाला पोर्टफोलियो लेगा, एफ या जी में से, वेदर ही विल गो फॉर एफ और वेदर ही विल गो फॉर जी। आपके लॉजिकली आपके हिसाब से क्या होगा बेटे? बट नेचुरल है ही विल गो फॉर एफ। अच्छा, मैं ये कहता हूं in the same indifference curve he will be getting the same level of satisfaction। indifference curve 3 में उसका satisfaction F में और G में सेम है। indifference curve 2 में उसका level of satisfaction D और E में सेम है। in the indifference curve 3 उसका satisfaction A B C में सेम है। ये बात तो समझ आ रही है। बट मैं अगर आपको चॉइस दूं कि विद द सेम लेवल ऑफ रिस्क, आपको मैं कहता हूं विद द सेम लेवल ऑफ रिस्क वेदर यू विल वांट टू गेट 30% रिटर्न और विद यू वांट टू गेट 10% रिटर्न। बेटा ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एफिशिएंट फ्रंटियर कि अगर लेवल सेम है रिस्क का तो हम उसी पोर्टफोलियो को लेंगे जिसका हाई रिटर्न होगा। इसका मतलब इफ आई गिव यू अ चॉइस दैट वेदर यू कैन गो फॉर आई डिफरेंस कर्व 3 और 2 और 1, मतलब ए में डी में और एफ में। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या बोलता जा रहा है मास्टर। मैंने कहा जी 3 पोर्टफोलियोज आपके सामने है। ए इंडिफरेंस कर्व 3 में फॉल कर रहा है, डी इंडिफरेंस कर्व 2 में फॉल कर रहा है, एफ इंडिफरेंस कर्व 1 में फॉल कर रहा है। और इन सभी का रिस्क फैक्टर अज्यूम कर रहा हूं, डी भी यही था, रिस्क फैक्टर मैं अज्यूम कर रहा हूं सब कुछ एक ही लाइन में है। तो यहां पर रिस्क सेम है। आप ए डी एफ में से किसको सिलेक्ट करेंगे? ए डी एफ में से किसको सिलेक्ट करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, आई विल बी सिलेक्टिंग एफ। एक छोटे से बच्चे से पूछोगे ना, ओके, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई सेम लेवल ऑफ रिस्क, हैरी मार्क्यूस कहता है सेम लेवल ऑफ रिस्क, आप किसको लेंगे? जिसका रिटर्न हाईएस्ट होगा। तो बेटे फिर आप इंडिफरेंस कर्व 1 को सिलेक्ट करेंगे अगर आपका रिस्क सेम है। नॉर्मल सी लॉजिकल सी बात है, रैशनल इन्वेस्टर भी ये करेगा। तो आई थिंक अभी तक आपको ये समझ आ गया कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इंडिफरेंस कर्व। अगर आप गूगल बाबा को देखें तो बेटे इंडिफरेंस कर्व की हजारों तरह की इमेजेस आपको दिखेंगी। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ये देखिए इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। मैं भूपेश आनंद यूटिलिटी की बात करूं अगर, है ना, तो यूटिलिटी में आपको बड़े सारे इंडिफरेंस कर्व्स दिखेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए, मैं इसकी बात करूं इंडिफरेंस कर्व्स की, तो आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है। मैं दोबारा से अपनी स्लाइड पे आ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, नाउ सपोज देयर आर 3। अब जो मैंने बोला वो लिख भी दिया, थोड़ा सा लिखेंगे बेटा इंडिफरेंस कर्व में। मैंने अभी तक आपको मिनिमम एफिशिएंट, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बता दिया, मैंने आपको ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बता दिया, एफिशिएंट फ्रंटियर बता दिया, कैपिटल एलोकेशन लाइन बता दी, और भैया बता दिया व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इंडिफरेंस कर्व भी बता दिया। अब ये पांचों को मिक्स करके आई विल बी कैलकुलेटिंग ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर यू। शाही पनीर बनाएंगे बेटे, शाही पनीर। अभी आपके पास कैप्सिकम आ चुका है, पनीर आ चुका है, मसाले आ चुके हैं, टोमेटोज आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे? सबको मिक्स करके शाही पनीर। आइए, शाही पनीर क्या? ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। मैंने यहां पे देखिए क्या लिखा आपके लिए, क्या लिखा? नाउ सपोज देयर आर 3 इंडिफरेंस कर्व्स available to an investor, as I have just told you कि 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है। ए लेंगे, डी लेंगे या एफ लेंगे, वो बात मैंने लिखी है। इंडिफरेंस कर्व Z इज मोर रिस्की देन इंडिफरेंस कर्व Y एंड X। सिमिलरली इंडिफरेंस कर्व, ये देखिए जी, ये देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व X है, ये इंडिफरेंस कर्व Y है, ये इंडिफरेंस कर्व Z है। बट नेचुरल है, Z इज मोर रिस्की देन Y and Y is more risky than X। ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस बात को लिख दिया है, Z is more risky than this, Y is more risky than this,
Now if the investor is less risk averse, then he will select the indifference curve X. I think verbally मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि if he is less risk averse and if he is high risk averse, he will go for indifference curve Z, क्योंकि इसमें स्टीपनेस ज्यादा है ना. ये देखो स्टीपनेस है, यहाँ पर स्टीपनेस आ रही है, आप देख रहे हैं. मैं अगर यहां से कर्व बनाऊं और ऐसे बनाऊं तो इसमें स्टीपरनेस ज्यादा है और इसमें फ्लैटरनेस ज्यादा है. मतलब ये ज्यादा फ्लैट है, मतलब ये इन्वेस्टर ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा. आपको समझ आ चुका है. अब ABC X में ABC है तो हम पोर्टफोलियो ए लेंगे अगर वो लेस रिस्क अवर्स है, और पोर्टफोलियो सी लेंगे अगर वो ज्यादा है. तो आप इजीली देखें, मैंने आपके लिए बना दिया ADF. बट अगर मैं उसको चॉइस दूं, ADF में से कुछ भी ले सकता है. अगर मैं उसको चॉइस दूं कि ADF में से वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, तो मैं ये कहता हूं कि उसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए. कहां चला गया बेटा वो स्लाइड, कहां चली गई? एक सेकंड बेटा. ABC कर दिया था हमने. ये बात भी हमें समझ आ गई थी कि 8 पे 16 क्यों भाई. 4 पे अगर 8 है, 5 पे 10 है, तो 6 पे 12, 7 पे 14, 8 पे 16. ये बात तो हमें अच्छा. ये रहा. इन केस एन इन्वेस्टर इज गिवन अ चॉइस टू सिलेक्ट ADF with the same level of risk, but naturally he will go for F because for the same level of risk there is a high return in that. ये देखिए मैंने बना दिया, आपके लिए बना दिया, आपके लिए प्रिपेयर कर दिया. और आप यहां पर अब आगे आ रहे हैं. in case on every indifference curve there is a high level of risk, then on the basis of risk aversion we can select the ऑप्टिमम इंडिफरेंस कर्व. अच्छा, अब इंडिफरेंस कर्व निकालेंगे कैसे? सोचने की बात है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये लेस रिस्क अवर्स है इन्वेस्टर या हाई रिस्क अवर्स है. बेटा उसके लिए क्वेश्चनर बनेंगे, उसके लिए बड़ी सारी बातें पोर्टफोलियो मैनेजर उससे पूछेगा, और उस केस में वो रैंडमली इन्वेस्टर उनको फिलअप करेगा. तो उन क्वेश्चनर से हम उसका रिस्क एप्टीट्यूड निकाल लेंगे. एक लड़की और एक लड़का जब मैरिज से पहले during their that period, you know, after ring ceremony and before marriage, जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे के थॉट प्रोसेसेस तो देखते हैं. इसी तरह से पोर्टफोलियो मैनेजर से बड़ा सारे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चनर फिलअप कराएगा, तो हम उसका रिस्क एप्टीट्यूड, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क टॉलरेबल, रिस्क कैपेसिटी सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल से कि ये इन्वेस्टर के लिए ये इंडिफरेंस कर्व ठीक है, इसके लिए ये ठीक है, इसके लिए स्टीपर ठीक है, इसके लिए फ्लैटर ठीक है, एंड देन वी कैन सिलेक्ट द पोर्टफोलियो. आई थिंक आपको यहां तक बात समझ आ रही है कि व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू इंडिफरेंस. मैं अब आगे क्या करने वाला हूं, मैं भूपेश आनंद बेटा लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं. बस लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं जी, लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं. आप देखिए लास्ट पॉइंट क्या है. कंसेप्ट नंबर, बेटे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, कंसेप्ट नंबर 8 शुरू करने वाले हैं. इसमें मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको बताए उन सब का इंटीग्रेशन करने वाला हूं. तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व एंड कैपिटल एलोकेशन लाइन. कैपिटल एलोकेशन लाइन मेरे को पता है कैसे बनाते हैं. ये नहीं, ये बोरोइंग पोर्टफोलियो है, ये लैंडिंग पोर्टफोलियो है. स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर नंबर 11 में आपने देखा होगा, मैंने इंग्लिश में बड़ा प्यारा समझाया है व्हाई कैपिटल एलोकेशन लाइन इज अ लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू लैंडिंग पोर्टफोलियो एंड व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू बोरिंग पोर्टफोलियो. कैपिटल एलोकेशन लाइन हम सबको मालूम चल चुकी है कि क्या होती है कैपिटल एलोकेशन लाइन. उसके बाद मैंने अभी आपको यह भी बताया कि एक इन्वेस्टर, कैपिटल एलोकेशन लाइन ये कहती है कि भाई अगर आपके पास $1,00,000 है, इफ यू हैव $1,00,000, देन हाउ मच अमाउंट यू विल इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री एंड हाउ मच अमाउंट यू विल इन्वेस्ट इन मार्केट. दैट इज क्लियर. एंड नाउ इफ आई एम ऑल्सो अवेयर कि भाई उसका इंडिफरेंस क्या है, मतलब वो खुश कहाँ है, कौन, इन्वेस्टर. तो उसका इंडिफरेंस मैंने निकाल लिया क्वेश्चनर से, उसके रिस्क एपेटाइट साइड से, उसकी रिस्क प्रोफाइल से. तो हम ये देखते हैं कि मिस्टर ए यहाँ पर फॉल करते हैं, मिस्टर बी के लिए ये वाला इंडिफरेंस कर्व सही है, मिस्टर सी के लिए ये वाला इंडिफरेंस कर्व सही है. अब मैं कैपिटल एलोकेशन लाइन को और इंडिफरेंस कर्व को अगर इंटीग्रेट कर दूं, मतलब एक ही ग्राफ में मैं इंडिफरेंस कर्व भी बना दूं और कैपिटल एलोकेशन लाइन भी बना दूं. मैं पहले कैपिटल एलोकेशन लाइन बनाऊंगा. क्यों? क्योंकि वो $1,00,000 या $10,00,000 उसके पास कितनी कैपिटल है जो उसको एलोकेट करनी है, अगर वो मुझे पता चल, मुझे आई एम अवेयर ऑफ दैट,
So I will firstly draw a capital allocation line, and capital allocation line will tell me that how much amount to be invested in risk free and how much to be invested in risky. और उसके बाद मैं उसी ग्राफ में अगर इंडिफरेंस कर्व भी ड्रॉ कर दूं, फिर मैं चेक करूंगा कि वो इंडिफरेंस कर्व कैपिटल एलोकेशन लाइन से कौन सा वाला इंडिफरेंस कर्व कैपिटल एलोकेशन लाइंस को टच कर रहा है. टच का मतलब है टेंजेंट है. आप समझ रहे, टेंजेंसी, टचिंग. कैन आई टच यू, एक मूवी आई थी कैन आई टच यू. बेटे टच का मतलब होता है टेंजेंट. अगर हम ग्राफिकल लैंग्वेज में देखें तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं. आइए मेहरबान, आखिरी कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे ये खत्म हुआ नहीं, पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न पार्ट 1 खत्म हुआ नहीं. वैसे मैं अभी एक लेक्चर और लेने वाला हूं, लेक्चर 13, जिसमें मैं इंग्लिश में बताऊंगा व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू इंडिफरेंस कर्व. शायद आपको और ज्यादा समझ आए. बेटे मेरा हमेशा एफर्ट रहा कि मैं आपको लॉजिकली और ज्यादा बताऊं. तो देखते हैं. इंटीग्रेशन, हेडिंग लिखिए, कंसेप्ट नंबर 8 ऊपर लिखिए सभी बच्चे. Integration of indifference curves and capital allocation line. Now we are aware of what I want to say in regard to capital allocation line. I am also aware of what I want to say in regard to indifference curve. Now I will integrate it. मैंने उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया. देखो इंटीग्रेट में आप अगर स्क्वायर देखेंगे और करिकुलम देखेंगे तो बेटा ये डायग्राम बड़े सारे हैं. आप घबरा भी जाओगे कि आए कैसे हैं. लॉजिकली स्क्वायर करिकुलम नहीं बताएगा कि कैसे डिराइव किए. भूपेश आनंद ने लॉजिक बताया आपको. ये देखिए जी, कैपिटल एलोकेशन लाइन मान लेते हैं आपके पास $1,00,000 थे, है ना. यू हैव $1,00,000 एंड दिस इज रिस्क फ्री. ये आपको पता ही है, आपने यहाँ रिस्क फ्री किया और ये आपके सामने आ गया. ये बेटे अगर आप 100% पैसे मार्केट में डालते हैं तो मैं कहूंगा दिस इज द रिस्की पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टर. अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो वो लेंडिंग पोर्टफोलियो है, हमने देखा था. इसके ऊपर जाते हैं वो छोड़ दीजिए, अभी लेंडिंग बोरिंग छोड़ दीजिए. आप बताइए कैपिटल एलोकेशन लाइन सबको समझ आ रही है. अब मैं इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वेश्चनर्स, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिस्क अवर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिस्क कैपेसिटी. तो मैंने इंडिफरेंस कर्व 1 ड्रॉ किया, 2 ड्रॉ किया, 3 ड्रॉ किया. अब आप चेक करिए इंडिफरेंस कर्व अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिफरेंस कर्व 2 में कैपिटल एलोकेशन लाइन टेंजेंट है, यहां पे टच कर रही है. ये देखो मैंने हरा रंग कर दिया. अच्छा, इंडिफरेंस का 1 में भी ये कैपिटल एलोकेशन लाइन टच कर रही है, मैंने इसको हरा रंग कर दिया. एक पॉइंट को कह दिया के और एक पॉइंट को कह दिया जे. बेटे इंग्लिश की क्लास में भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है जिससे कि आप उसको रिलेट करें. इफ यू आर वाचिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी तो आप रिलेट कर पाएंगे. हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल एलोकेशन लाइन और इंडिफरेंस कर्व को जब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर इंडिफरेंस कर्व कैपिटल एलोकेशन लाइन से इंटीग्रेट करके टेंजेंट पे आ जाएगा. मतलब वहां पे टच करेगा, टच करके जाएगा. इसको बोलते हैं टेंजेंसी. ठीक है जी. आप ये बताइए एज अ इन्वेस्टर आप के पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे या जे को पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे. मैंने अभी भी आपसे पूछा था इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3. ए को सिलेक्ट करते हैं, बी को करेंगे या एफ को करेंगे. आपने कहा था एफ को करेंगे बिकॉज वहां पर रिस्क सेम है, रिटर्न ज्यादा है. अब मैं आपसे यही बात पूछता हूं, जे करेंगे या के करेंगे. के इंडिफरेंस कर्व 2 में, के इंडिफरेंस कर्व 2 में है, जे इंडिफरेंस कर्व 1 में है. यहां पर चेक करिए इसको इतना रिस्क लेना पड़ेगा और यहां पर चेक करिए ये हायर इंडिफरेंस कर्व में है. बेटे जब हायर इंडिफरेंस कर्व में होता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन, उसको रिटर्न ज्यादा मिलता है. इट इज बट नेचुरल ही विल सिलेक्ट पॉइंट नंबर के, he will select point number K and he will not select point number J because he is getting the higher return with the same level of risk. बेटे बस यही है. आ गले लग जा, आ गले लग जा, आ गले लग जा. इसी को बोलते हैं बेटे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. इट इज नेम्ड एज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. हमारी मेहनत सफल हुई. हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. द पॉइंट, the higher most difference curve which is tangent to capital allocation line, that point he will be getting higher level of satisfaction with the same level of risk. That is named as optimum portfolio. I think you are getting my point. तो दोस्तों ये चित्र, ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है. मैंने बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने स्क्वायर से करिकुलम से कॉपी पेस्ट कर दिया. नहीं बेटे, अलग अलग अपने एग्जांपल्स के बेसिस में खुद डायग्राम बनाए. कौन सा है टीचर जो इस तरह से कर रहा है बेटे, आप बताओ. मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार. अब देखिए मैंने इस बात को लिख भी दिया.
Now, indifference curve 2 and indifference curve 1 both are tangent to the capital allocation line. मैंने अभी graphically बताया. But we will not select 1, we will select 2 because it will give more level of satisfaction. आपको मैंने example दिया था. We will select K, we will select K, we will not select R at J at the same level risk higher indifference curve and it will give higher level of satisfaction. So पॉइंट के आ गले लग जा विल बी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. दोस्तों ये कहानी थी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो की. मेरी बड़ी कोशिश रही यार कि नो डाउट कुछ कंसेप्ट ऐसे भी थे जो शायद इस स्टडी इन्होंने इस रिस्क एंड रिटर्न में नहीं दिए. जैसे कंसेप्ट नंबर 1 रिटर्न का नहीं था, तो बट मैंने बिगनिंग से लेके एंड तक आपको कराने की कोशिश की कि आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आए. आज हमने ऑप्टिमम पोर्टफोलियो आपके सामने कैलकुलेट किया विद लॉजिक्स. अभी मैं इसको इंग्लिश में भी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आपको ज़्यादा अच्छा लगे यार. सीधी सी बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ. तो पोर्टफोलियो के हैपन्स टू बी ऑन हायर आईडीसी एंड टेंजेंट, सो इन्वेस्टर विल बी एडवाइज टू गो फॉर पॉइंट नंबर के. ठीक है सर. आप सिलेक्ट दिस as portfolio case selected on the basis of risk aversion and this. अब लास्ट पॉइंट है कि मैंने इन सभी बातों को इंटीग्रेट किया. पहले मैंने मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बताया, फिर मैंने एफिशिएंट फ्रंटियर बताया, फिर कैपिटल एलोकेशन लाइन बताई, फिर इंडिफरेंस कर्व बताया और फिर यहाँ पर मैंने ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकाल लिया. बेटे बताने को तो मैं खाली स्क्वायर से बोल देता और आप कर लेते. आपको एक एक बात लॉजिकली समझ कैसे आती? आपको ये कैसे पता चलता कि मैं ऐसा ही क्यों हूं? What is the meaning of indifference curve? What I want to say in regard to efficient frontier? Why efficient frontier is better than minimum variance frontier? तो ये सब कुछ इन 11, 12, 13 लेक्चर से प्रूव हुआ. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वेदर इट विल गो द सेम. तो आई थिंक अब आपको सब बातें समझ आ गई हैं. मेरी बेस्ट विशेस हैं. मैं चाहता हूं कि एक गाना आप देखेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एक अमिताभ बच्चन की गाने की बात करते हैं. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, रोकोगे कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बेटे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है. आई थिंक आपको बात समझ आ रही है अमिताभ बच्चन साहब की. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है बेटा. CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन 10 सब्जेक्ट्स इजी हैं अगर आप इनको लॉजिकली रिलेट करके चलते हो. तो हम सब नेक्स्ट अभी एक लेक्चर नंबर 13 में भी मिलेंगे. उसमें मैं इंडिफरेंस कर्व को इंग्लिश में बताऊंगा एंड आई विल बी टेलिंग यू द अगेन द लॉजिक्स एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग विद द करिकुलम क्वेश्चंस. मैं करिकुलम के स्क्वायर के बड़े सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं. तो हम मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.